ये लड़की अभी अभी अपने नए किराए के अपार्टमेंट में रहने आई थी। तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा वह निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। बिल्डिंग में रहने वाली उसकी पड़ोसन को जैसे ही पता चला कि वह 18वीं मंजिल पर रहती है, उसने तुरंत उससे सवालों की झड़ी लगा दी। क्या रात के समय उसे गलियारे में ऊंची एड़ी की सैंडल की खटखट सुनाई देती है? क्या कोई बार बार उसके दरवाजे की घंटी बजाता है? एम्मा ने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। पड़ोसन बोली कि यहाँ रहने आने से पहले उसे पुराने किराएदारों से पूछ लेना चाहिए था कि क्या इस फ्लैट में कभी किसी की मौत हुई थी। एम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कम से कम इस फ्लैट में धूप और रोशनी तो बहुत अच्छी आती है। तब पड़ोसन ने बताया कि पहले यहाँ रहने वाली लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन बाद में पहाड़ों में उसकी हत्या कर दी गई थी। एम्मा ने कहा कि उसकी मौत फ्लैट के अंदर नहीं बल्कि बाहर हुई थी, इसलिए इस जगह को मनहूस नहीं कहा जा सकता। लेकिन पड़ोसन का कहना था कि जिस जगह का कोई डरावना इतिहास हो वह हमेशा मनहूस ही मानी जाती है। एम्मा एक मीडिया प्रोडक्शन कंपनी में काम करती थी। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए जेल भेजा, क्योंकि उनकी कंपनी एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। जेल जाते समय रास्ते में अचानक एम्मा की नजर सड़क के किनारे फैले जंगल पर पड़ी। वह बिल्कुल वही जंगल था जहाँ पिछली रात उसने अपने सपने में खुद को किसी से जान बचाकर भागते हुए देखा था। पहले ही एक खूंखार हत्यारे से मिलने का डर उसके मन में था, और अब वही डरावना जंगल सामने देखकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। जिस कैदी का इंटरव्यू लेना था उसका नाम जैक था। जैसे ही जैक ने एम्मा को देखा उसका चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा, मानो वह किसी अपने या बहुत पुराने दोस्त से मिल रहा हो। जब उसे पता चला कि एम्मा उसका इंटरव्यू लेने आई है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही एम्मा ने कहा कि अब उसके जाने का समय हो गया है, जैक के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने पूछा कि क्या वह दोबारा उससे मिलने आएगी। जेल से निकलने के बाद एम्मा अपनी कजिन सोफी से मिलने गई। उसने सोफी से कहा कि वह समझ नहीं पा रही कि पहली बार किसी सीरियल किलर को देखने के बावजूद उसे उसके लिए ऐसा अजीब सा अपनापन क्यों महसूस हो रहा है, जिसे वह शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जैसे ही सोफी ने जैक का नाम सुना उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। ऐसा लगा मानो वह पहले से ही जैक को जानती हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। उसने सिर्फ इतना कहा कि मौत की सजा पाए किसी कैदी के ज्यादा करीब जाना ठीक नहीं होगा। फिर एम्मा ने उसे अपने नए फ्लैट और वहाँ की भूतिया कहानियों के बारे में बताया। सोफी ने भी वही बात कही कि लड़की की मौत फ्लैट के अंदर नहीं बल्कि बाहर हुई थी, इसलिए उस फ्लैट को मनहूस नहीं माना जा सकता। तभी अचानक एक अजीब सी औरत हाथ में फलों का बैग लेकर एम्मा की तरफ दौड़ी और जबरदस्ती वह बैग उसे देने लगी। तभी उसका पति जल्दी से आया, उसे पीछे खींच लिया और एम्मा से बार बार माफी मांगने लगा। उस समय सोफी के चेहरे पर भी कुछ अजीब सा भाव था, लेकिन एम्मा ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यही पति पत्नी एम्मा को कई बार पहले भी दिखाई दे चुके थे, यहाँ तक कि उसके इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले भी, और अब वे फिर उसके सामने थे जैसे हर समय उसका पीछा कर रहे हो। लेकिन सोफी ने इसे सिर्फ एक संयोग बताया। जब दोनों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंची तो सोफी अचानक वहीं रुक गई। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उसने तुरंत एम्मा से पूछा कि उसे यह फ्लैट मिला कैसे। एम्मा ने जवाब दिया कि उसने इसे बस इंटरनेट पर देखा और किराए पर ले लिया। जैसे ही सोफी एम्मा के कमरे में दाखिल हुई ऐसा लग रहा था मानो उसके अतीत की कोई डरावनी याद फिर से जिंदा हो गई हो। कमरे में फैली अव्यवस्था का बहाना बनाकर उसने एम्मा को अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन एम्मा ने साफ मना कर दिया। जैक से मिलने के बाद से उसका चेहरा बार बार एम्मा के दिमाग में अपने आप आने लगा था, यहाँ तक कि उसने सपनों में भी खुद को जैक के साथ देखना शुरू कर दिया। एम्मा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।